अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ में स्टोरी को प्ले किया जाए तो बस इंश्योर कर लें कि जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म की डिस्टॉर्शन या शोर मौजूद नहीं है। बाकी गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में अपने दूसरे चैनल का लिंक शेयर कर दूँगा और अगर आप चाहें इंटरेस्ट रखते हैं पोइट्री वगैरह में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो गाइस आज की जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्केरी स्टोरी है और ये हमें शाहजेब साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि अब से 15 साल पहले यानी 15 ईयर्स पहले ये गुलशन मेमार में शिफ्ट हुए थे। 15 साल पहले अगर आप गौर करें तो गुलशन मेमार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब भी अगर आप वहाँ पे जाएं तो मगरिब के बाद आपको ना बंदा नज़र आता है ना बंदे की ज़ात नज़र आती है। यूजुअली वहाँ पे सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, खाली इलाका है, बहुत ज़्यादा वैकेंट इलाका है, एक घर बना हुआ है, एक खाली है। खैर किस्सा मुख्तसर ये बताते हैं कि ये बेसिकली एक कॉल सेंटर में या कस्टमर सर्विसेज में जॉब किया करते थे। अब इनकी जो नेचर ऑफ जॉब थी वो ये थी कि रात में तकरीबन 8 बजे जाते थे और सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान वापसी होती थी। ये बताते हैं कि इसी तरह की एक रात थी और रात के तकरीबन 4:30 पौने 5 का टाइम था। सर्दियाँ चल रही थी और आपको पता है कि सर्दियों में यूजुअली फजर की अजान भी लेट हुआ करती है। फजर की अजान होने में भी अभी आधा घंटा बाकी था। ये बताते हैं कि जैसे ही नीपा का ब्रिज आने वाला था, क्योंकि बेसिकली ये शारा फैसल की तरफ से आ रहे थे और नीपा का ब्रिज रास्ते में आना बाकी था, तो नीपा का ब्रिज स्टार्ट जैसे ही हुआ तो इनको महसूस होने लगा जैसे कि आगे जाके ब्रिज के ऊपर कोई खड़ा हुआ है या कोई मौजूद है। अब जो लोग नीपा का ब्रिज इस्तेमाल करते हैं या वहाँ से गुजर चुके हैं उनको पता होगा कि नीपा के ब्रिज पे जब आप चढ़ते हैं तो हार्डली थोड़ी सी ड्राइव के बाद ही दो रास्ते आते हैं। एक तो लेफ़्ट साइड पे यानी आपने अगर हसन स्क्वायर की तरफ जाना है तो आप उस तरफ जा सकते हैं और अगर आपने सीधा गुलशन इकबाल की तरफ या गुलशन चौरंगी की तरफ जाना है तो आपने सीधा जाना होगा। तो इन्होंने देखा कि जहाँ पे मोड़ है या जहाँ पे दो रास्ते निकल रहे हैं तो एन उसी जगह पे एक आदमी खड़ा हुआ है और गालिबन ऐसा लग रहा है कि वो लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा है या वेट कर रहा है कि कोई उसको लिफ्ट दे सके या किसी भी परेशानी में है। अब ये बताते हैं कि जैसे ही ये उस आदमी के करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पेंट वाला है, जैसे आमतौर पे कलर करने वाले होते हैं, तो कलर वाला कोई बंदा खड़ा हुआ है और उसके कपड़े कलर में बाकायदा डूबे हुए हैं। उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैक है, देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत काला सा कोई शख्स है। अब इतनी रात में अगर आपसे कोई लिफ्ट मांगता है तो सबसे पहले इंप्रेशन ये आता है कि लिफ्ट देनी है या नहीं देनी, क्योंकि मौजूदा दौर में जो हालात हैं या जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो आपके सामने है, तो आमतौर पर लोग अवॉइड किया करते हैं कि लिफ्ट दें। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं उस शख्स के आगे गया तो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि यार मज़दूर आदमी है, परेशान आदमी है, मैं रोक देता हूँ, इसको लिफ्ट दे देता हूँ, इसकी मदद हो जाएगी। खैर ये बताते हैं इसी सोच में तकरीबन मैं समझ लें कि उससे 10 या 15 फीट के फासले पे जा चुका था। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने बाइक रोकी और जब मैंने बाइक रोकी तो मैंने सोचा कि मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने बाइक रोकी और मैं उतरा तो मैंने पलट के देखा और जब मैंने पलट के देखा तो वहाँ पर ना कोई बंदा मौजूद था, ना बंदे का नामो निशान था। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि उसने लिफ्ट मांगने का इशारा किया था और जब उसने इशारा किया था मैं तभी रुका था। ये बताते हैं कि मैं काफ़ी देर तक खड़ा हुआ सोचता रहा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। फिर मैंने अपने आप को समझाया मे बी मेरा वहम हो या मुझे ऐसा लग रहा हो कोई मौजूद ही ना हो वहाँ पे। ये बताते हैं कि अपने आप को समझाते समझाते डरते हुए जैसे तैसे करके मैं अपने घर पहुँच गया। इसी तरह ये बताते हैं कि एक दफ़ा अगेन ऐसा हुआ कि 3-4 दिन गुजर गए और सेम वही 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था और मैं इसी ब्रिज पे चढ़ने वाला था। तो अगेन मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि वो जो रास्ता है जहाँ पे दो रोड मिला करते हैं वहीं पे कोई ना कोई है जो खड़ा हुआ है। ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ता चला जा रहा था वैसे वैसे उसका जो इमेज था वो क्लियर होता चला जा रहा था। जब मैं उसके बिल्कुल करीब पहुँचा तो मैंने देखा कि एक औरत है, ये एक लड़की है जिसने पिंक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और आपको पता है कि पिंक कलर रात में कितना डोमिनेट करता है या कितनी आसानी से नज़र आ जाता है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो बाकायदा वो बड़ी हसीन और जमील लड़की थी जिसने पिंक कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसके बाल खुले हुए थे
और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि किसी फंक्शन में जा रही है या वहाँ से आ रही है। ये बताते हैं कि उसने मुझसे लिफ्ट मांगने का इशारा नहीं किया, लेकिन मैं खुद ब खुद उसके आगे रुक गया। और जब मैं उसके करीब रुका तो मैं उससे पूछने लगा, आप इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको कहाँ जाना है? ये बताते हैं कि कुछ देर मैं वहाँ खड़ा रहा। वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बड़ा हैरान था कि इतनी स्ट्रेंज औरत है या कितनी डिफरेंट औरत है कि मैं इससे पूछ रहा हूँ कि आप क्या कर रही हैं, तो ये कोई जवाब नहीं दे रही। ये बताते हैं कि कुछ देर तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी बाइक स्टार्ट करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। ये बताते हैं जैसे ही मैंने बाइक स्टार्ट की तो वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी, उसने एकदम से लेफ़्ट साइड पे जाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने लेफ़्ट साइड पे जाना शुरू किया तो मैं उसको देखने लगा। मैंने बाइक दोबारा रोकी। ये बताते हैं कि कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर वो जो लड़की थी बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे पहुंची, यानी जहाँ पे पुल की दीवार थी वहाँ जाके खड़ी हुई। और देखते ही देखते वो जो पुल की दीवार थी उसके ऊपर खड़ी हो गई। अब जब मैंने ये देखा तो ये मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि एक लड़की, एक हसीन और जमील लड़की, एक जवान लड़की क्यों कर इस तरह का काम करेगी या ऐसी अजीब सी हरकत करेगी। मैं इन्हीं ख्यालात में गुम था कि वो जो लड़की थी उसने एकदम से ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। ये बताते जैसे ही उसने हंसना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं किस मुश्किल में फंस चुका हूँ या मैं किस औरत या किस मखलूक के सामने खड़ा हुआ हूँ। ये बताते हैं कि देखते ही देखते वो जो लड़की थी या चुड़ैल थी या जो भी मखलूक थी, उसने उस पुल से नीचे जम लगा दी। ये बताते हैं जैसे ही उसने नीचे जम लगाई तो मुझे यकीन हो चला कि ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है। मैं जितना तेज़ हो सकता था वहाँ से मैंने बाइक भगाई और जैसे तैसे करके अपने घर पहुँचा। ये बताते हैं कि घर पहुँचने के बाद मुझे तकरीबन 2 से 3 दिन तक शदीद बुखार रहा और मैं अपने ऑफिस भी नहीं जा सका। साथ साथ इनका जो घर है जहाँ पे गुलशन मेमार में जिस सोसाइटी में रहते हैं, उधर का जिक्र करते हैं कि जब ये लोग वहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए थे तो शुरू को आपको पता है कि जो सोसाइटीज़ वगैरह बन जाती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। जैसे कि बिजली आने में टाइम लगता है, पानी आने में टाइम लगता है, गैस की सप्लाई में टाइम लगता है। तो इनकी जो सोसाइटी थी वो उन अनफॉर्चुनेट सोसाइटीज़ में शामिल थी जहाँ पे बिजली मौजूद नहीं थी। यानी जब ये वहाँ पे सेटल हुए थे तो मेंटली अपने आप को समझा के गए थे कि शुरू में बिजली वहाँ पे नहीं होगी, हमें जनरेटर पे गुजारा करना है और आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें बेहतर होती चली आएंगी। बिजली भी आ जाएगी, गैस भी आ जाएगी और पानी भी आ जाएगा। मुश्किल तरीन हालात थे, जॉब कर रहे थे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते थे, लिहाजा ये कोशिश करते थे कि अपनी फैमिली को बकअप करें, समझाएं उनको कि अभी फ़िलहाल हम गुजारा कर लेंगे, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हालात बेहतर हो जाएंगे, चीज़ें आ जाएंगी, बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिल जाएंगी। खैर, ये जिक्र करते हैं इसी तरह ऑफिस की छुट्टी थी, रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था। अब क्योंकि मुझे अजीब सी शिफ्ट करने की आदत थी तो मैं यूजुअली फ़जर की नमाज़ के बाद ही सोया करता था, लिहाजा मैं जाग रहा था और कोशिश कर रहा था कि मुझे नींद आ सके। रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे मैंने सोचा कि जब मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं छत पर चला जाता हूँ, वहाँ जाके टहलता हूँ या लेट जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मुझे नींद आ जाए। तो ये बताते हैं जैसे ही मैं छत पे पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे जो बिल्कुल सामने वाला घर है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे किसी किस्म की मूवमेंट हो रही है। अब मुझे अच्छी तरह पता था कि सामने ना कोई मौजूद है ना कोई रहा करता है। हाँ, ऐसा है कि उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है जो फ़िलहाल रुकी हुई है और मे बी शायद कुछ अरसा और लगेगा उसको बनने में। खैर, जब इन्होंने वहाँ पे गौर करना शुरू किया तो इनको कोई नज़र नहीं आया। बहरहाल मुसलसल वहाँ से किसी के चलने की या किसी के मौजूद होने की आवाज़ आ रही थी। अब ये बताते हैं कि मैं अपना जो मोबाइल था उसको यूज़ करने लगा और जो भी टाइम था उसको पास करने की कोशिश करने लगा। मेरा ध्यान जो था वो मोबाइल की तरफ था कि एकदम से मुझे महसूस हुआ कि जो सामने वाली छत है या सामने वाला जो घर है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे कोई वाइट सा ऑब्जेक्ट है जो आके खड़ा हुआ है। अब मुझे 100% यकीन था कि कोई चलता हुआ आया है और जो भी आया है वो वाइट कलर का ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं पोर्ट्रे कर रहा था या मैं ज़ाहिर करना चाह रहा था कि मेरा जो फोकस है वो मोबाइल की तरफ है और मैं उस ऑब्जेक्ट को या उस चीज़ को नहीं देख रहा, ना देखना चाहता हूँ। खैर, काफ़ी देर तक मैं मोबाइल पे फोकस करता रहा। उसके बावजूद भी जब वो ऑब्जेक्ट या वो जो चीज़ थी वहाँ से नहीं हटी तो मैंने सोचा कि मैं अब देखता हूँ कि आखिर कौन है जो सामने आके खड़ा हो गया है या मौजूद है। ये बताते हैं जैसे ही मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक औरत है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और बाकायदा जैसे नमाज से पहले औरतें दुपट्टा लिया करती हैं या स्कार्फ बांधती हैं, तो वैसे ही उसने स्कार्फ बांधा हुआ है और देखने से ऐसा लग रहा है कि वो नमाज़ पढ़ के आ रही है या नमाज़ पढ़ने जा रही है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने उसको देखा
तो मेरे ऊपर एक खौफ तारी हो गया। हालांकि वो जो औरत थी वो बज़ाहिर पाक साफ नमाजी लग रही थी, लेकिन सवाल ये था कि इस खाली घर में, जिस घर में पिछले काफ़ी अरसे से या काफ़ी दिनों से ना मज़दूर आए, ना मालिक आया है, ना कोई अभी मौजूद है, ये इस घर में अकेली रात में छत पे क्या कर रही है। अब ये बताते हैं कि जब मैंने उसको देखा और उसने मुझे देखा तो मैंने जल्दी से आंखें नीचे कर लीं, क्योंकि मैं मज़ीद खौफ या इस तरह की चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने कोशिश की कि मैं उसको इग्नोर कर सकूं। ये बताते हैं कि मैं मुसलसल इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा ऐसा मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि सामने जो आया था या मौजूद था वो वापस चला गया है या गायब हो चुका है। और जब मुझे कन्फर्मेशन हो गई तो मैंने सामने की तरफ देखा, और जब मैंने दोबारा सामने की तरफ देखा तो मैंने देखा कि छत पे अब कोई मौजूद नहीं है। इसी तरह बताते हैं कि एक दफ़ा रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था और मेरी छुट्टी थी उस दिन भी, और मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि एकदम से हमें सोसाइटी से अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हुई। जैसे नॉर्मली कुत्ता रोता है या भेड़िए की आवाज़ आती है, तो उस तरह की आवाज़ थी जो आना शुरू हुई। और ये जो आवाज़ आ रही थी या सोसाइटी के अंदर से ही रही थी। अब मेरे साथ जो मेरे दोस्त या मोहल्ले वाले मौजूद थे, पहले तो हम लोग इस आवाज़ को इग्नोर करते रहे, लेकिन जब मुसलसल ये आवाज़ आती रही तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाते हैं, इसको फॉलो करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। अगर कोई जानवर मौजूद है और वो तकलीफ़ में, तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी तकलीफ़ दूर कर सकें। मे भी किसी ज़ख़म की वजह से ये जानवर परेशान हो और इतनी बुरी तरह रो रहा हो। ये बताते हैं कि मेरे साथ 2-3 लोग और मौजूद थे। हम लोगों ने उस आवाज़ को फॉलो करना शुरू किया। खैर, जैसे जैसे हम उस आवाज़ को फॉलो करते चले गए, वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है सोसाइटी के आखिर में पहुंच गए। और जब बिल्कुल सोसाइटी के आखिर में पहुंच गए तो वहाँ पे कोई प्लॉट मौजूद नहीं था। हाँ, ऐसा था कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी और उसके बिल्कुल बराबर में एक गाड़ी खड़ी हुई थी। और वो जो गाड़ी थी, बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है कि उसको 2-3 साल से ना किसी ने छुआ है, ना उसको खोला है, ना उसमें कोई बैठा है। खैर, जब हमने आवाज़ को मुकम्मल तौर पे फॉलो किया तो ऐसा लगने लगा वो जो बिल्डिंग है जिसके आगे गाड़ी खड़ी हुई है, ये आवाज़ शायद उस बिल्डिंग से आ रही है। अब ये बताते हैं कि हम उस बिल्डिंग के करीब पहुँचे तो अब हमें गुमान होने लगा कि ये जो आवाज़ आ रही है बेसिकली वो बिल्डिंग से नहीं आ रही। बिल्डिंग के साथ जो गाड़ी खड़ी हुई है, जो काफ़ी अरसे से बंद है या लॉक है, उसके करीब से आ रही है। अब हमें यकीन हो चला कि यकीनन कोई ना कोई जानवर या कोई कुत्ता या कोई भेड़िया है जो गाड़ी के नीचे या इर्द गिर्द मौजूद है। और ये जो आवाज़ हमें आ रही है, जो कि बड़ी खौफनाक आवाज़ है, वो इस जानवर की ही आवाज़ है और वो हमारे बहुत करीब मौजूद है। ये बताते हैं कि जैसे ही हमने टॉर्च वगैरह निकाल के गाड़ी के नीचे मारना शुरू की तो हमें कोई दिखाई नहीं दिया। यानी गाड़ी के नीचे और गाड़ी के पीछे कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन मुसलसल आवाज़ जो थी वो गाड़ी के पास से आ रही थी। अब हम में एक लड़का मौजूद था, उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि गाड़ी के अंदर वो जानवर मौजूद है। ये बताते हैं कि जब उसने ऐसा कहा तो हम एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि हम क्या करें, क्योंकि बज़ाहिर गाड़ी को देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि इस गाड़ी में कोई मौजूद होगा या सालों से कोई आके बैठा है। खैर, हम लोगों ने गाड़ी के ऊपर जो मिट्टी मौजूद थी उसको साफ़ करना शुरू किया। ये बताते हैं कि एक एक करके हमने जो फ्रंट के शीशे थे या जो शीशे नज़र आ रहे थे उनको साफ़ किया। और जैसे ही हमने उस गाड़ी को साफ़ किया, उसके शीशे पे लाइट मारी तो हमने देखा कि उस गाड़ी के अंदर, यानी जो गाड़ी सालों से बंद है या जो एक खाली बिल्डिंग के बराबर में खड़ी हुई है, जहाँ से हमें किसी भेड़िए की या किसी कुत्ते की आवाज़ आ रही है, उस गाड़ी के अंदर एक बाकायदा छोटा सा बच्चा है जो मुश्किल से 2 या 3 साल का है। वो बैठा हुआ है और उसकी जो आँखें, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि फटी हुई आँखें हैं। अब जब हमने ये मंजर देखा तो सारे के सारे बुरी तरह डर गए और जल्दी से भाग के पीछे हटे। खैर, हम में एक शख्स मौजूद था जो कहने लगा, यार खोल के देखते हैं, हो सकता है कोई बच्चे को यहाँ छोड़ के चला गया हो। लिहाजा हम लोगों ने हिम्मत पैदा की, दोबारा आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ते हुए उस गाड़ी के करीब आए। और जब हम दोबारा उस गाड़ी के करीब आए, हमने दोबारा लाइट मारी तो अब वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। यानी कि अभी कुछ सेकंड्स पहले इसी गाड़ी के अंदर हमने देखा था कि एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। और जब हम दोबारा देख रहे हैं तो वहाँ पे उस गाड़ी के अंदर ना कोई बच्चा मौजूद है, ना उसका कोई नामो निशान मौजूद है। और वो जो भेड़िए की या कुत्ते की रोने की आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ भी आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो गई, बल्कि बंद हो गई। ये बताते हैं कि ये जो वाक़या हुआ था, ये जो कुछ हो रहा था, इसका जिक्र मैंने अपने घर में आके अपनी वालदा को किया। और जब मैंने अपनी वालदा को सारा का सारा वाक़या बताया, भेड़िए के बारे में बताया या उस बच्चे के बारे में बताया, तो जो मेरी मदर थी उन्होंने कहा कि काफ़ी अरसे से मैं भी इस आवाज़ को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, और जब मैंने आवाज़ सुनी थी तो उसी वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया था
कि ये किसी इंसान की आवाज़ नहीं है, यकीनन ये कोई दूसरी मखलूक है जो हमारी सोसाइटी में आया करती है या मौजूद है। ये बताते हैं कि ये वाक़या तो गुजर गया, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी एक कज़न थी, वो इनके घर आई हुई थी। इनकी कज़न के साथ उनके शौहर मौजूद थे और इनकी 4 साला बेटी मौजूद थी। अब इनकी जो 4 साला बेटी थी, उसकी आदत थी कि वो बहुत चुलबुली थी, वो हर चीज़ में घुसती थी, कभी इधर जा, कभी उधर जा, कभी यहाँ देख, कभी वहाँ देख। ये लोग सारे के सारे लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे कि एकदम से इनकी कज़न की जो बेटी थी, उसके चीखने की आवाज़ आई। और जैसे ही उसके चीखने की आवाज़ आई तो सारे के सारे जो लोग थे वो डर चुके थे और वो लोग कोशिश कर रहे थे कि पता चल सके कि आखिर ये बच्ची कहाँ से चीखी है। खैर, जब हमने गौर किया तो हमें लगा कि शायद ये छत से आवाज़ आई है। ये बताते हैं कि हम लोग छत पे पहुँचे और जब हमने छत पे उसको देखा तो वो बैठी हुई रो रही थी। खैर, उसको हमने प्यार किया, उससे पूछा कि क्या हो गया। पहले तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लिहाजा हम उसको नीचे लेके आ गए, उसको पानी वगैरह पिलाया, उस पर दम दुरूद किया। जब 2-3 घंटे में वो बच्ची नॉर्मल हुई और उससे उसकी मदर ने पूछा, यानी इनकी कज़न ने पूछा कि आखिर क्या हुआ था, तो वो जो बच्ची थी वो कहने लगी कि मैं छत पे खेल रही थी तो मैंने देखा कि जो सामने वाली छत है वहाँ पे एक आंटी आके खड़ी हुई हैं जिन्होंने स्कर्ट पहना हुआ है, जिनके छोटे छोटे से बाल हैं, और वो जो आंटी हैं वो इसको देख के मुस्कुरा रही हैं। ना सिर्फ मुस्कुरा रही हैं बल्कि वो उसको इशारा कर रही हैं जैसे कि वो इसको बोल रही हो कि मेरे पास आओ। अब ये जो बच्ची थी ये डरना शुरू हो गई और जैसे ये डरना शुरू हुई तो ये बच्ची बताती है कि एकदम से वो जो आंटी थी उन्होंने सामने वाले घर से जम लगाई और इतनी बड़ी जम लगाई कि वो उस घर से इस घर पे आके कूद गई और इस बच्ची के सामने आके खड़ी हो गई। अब जब वो जो आंटी थी या वो जो लड़की थी जो उस घर से इस घर पे कूदी थी, इस बच्ची के सामने आके खड़ी हुई तो इस बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। और जैसे ही इसने रोना शुरू किया तो वो जो औरत थी वो इसके मज़ीद करीब आई और जैसे ही वो इसके मज़ीद करीब आई तो इसने एकदम से चीख मारी और जब इसने चीख मारी तो हम लोग ऊपर आ गए। अब ये जो बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, जाहिर सी बातें झूठ नहीं बोल सकती थी, ये जो भी बता रही थी सच बता रही थी और यकीनन उसने जो मंजर देखा था वही बताया था। खैर, ये बताते हैं वो जो बच्ची थी 2-3 दिन तक शदीद बीमार रही, उस पर काफ़ी ज़्यादा दम दुरूद कराया गया, तब जाके उसकी तबीयत बेहतर हुई। इसी तरह ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनका जो बराबर वाला प्लॉट था वो बनना शुरू हुआ और वहाँ पे जो लोग थे, यानी जिन्होंने वो ख़रीदा था, यूजुअली वो आ जाया करते थे और इनसे मुलाकात करते थे, इनसे बातचीत करते थे। तो एक दफ़ा इसी तरह शाम के टाइम वो आए और आके इनसे सलाम दुआ की और सलाम दुआ करने के बाद वो कहने लगे कि क्या आपके घर में मेहमान आए हुए हैं। अब उनकी ये बात सुन के बड़े हैरान हुए। ये कहने लगे नहीं, हमारे घर में तो कोई मेहमान मौजूद नहीं है। वो कहने लगे कि मैं पिछले 2 दिन से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि रात में तकरीबन 9 या 10 बजे के टाइम पे आपकी जो छत है यहाँ पे कोई लड़कियाँ हैं 3-4 जो नज़र आती हैं और उन्होंने स्कार्फ पहने हुए होते हैं, मुसलसल वो बाहर जा करी होती हैं, कभी हमारी छत पे देखती हैं, कभी सामने देखती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो वॉक कर रही हैं। अब उनकी ये बात सुन के बड़े हैरान हुए। ये कहने लगे भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहम हुआ होगा, हमारे घर में कोई इस तरह के मेहमान या इस तरह की लड़कियाँ मौजूद नहीं हैं, जो फैमिली मेम्बर थे वो आपके सामने हैं। अब ये सुन के जो इनके नए पड़ोसी थे या जिनका मकान बन रहा था वो कहने लगे अगर अब मुझे दोबारा वो लड़कियाँ नज़र आईं तो मैं यकीनन आपको बताऊँगा। खैर, इसी तरह 2-4 दिन मज़ीद गुजर गए और ठीक 2-4 दिन बाद एकदम से ये जो बराबर वाले थे ये इनके घर में आए और जब ये इनके घर में आए तो ये जो साहब है जिनकी स्टोरी है वो अपने घर में मौजूद नहीं थे। खैर, उन्होंने इनकी अम्मी से मुलाकात की और इनकी अम्मी को कहने लगे कि आपकी छत पे जाके देखें 3-4 लड़कियां हैं या 3-4 औरतें हैं जो टहल रही हैं और मुसलसल बाहर झांक रही हैं। ये बताते हैं कि उनकी ये बात सुन के मेरी अम्मी हैरान हुई। वो कहने लगी ये भाई साहब हमारे घर में तो कोई ऐसा शख्स या ऐसी लड़कियाँ मौजूद नहीं हैं। खैर, हमारी मदर ने जब ये बात सुनी तो हमारी मदर भी डर गई थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ ऊपर चलें। और ये बताते हैं कि मेरी मदर और वो बराबर वाले जो साहब थे या जो इनके पड़ोसी थे वो ऊपर गए और ऊपर जाके जब उन्होंने देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। ये बताते हैं कि आज भी हम उसी घर में रहते हैं और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात और मामलात पेश आते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है, लेकिन आज भी इस पूरे एरिया में, पूरे मोहल्ले में मुख्तलिफ इस तरह की ख़वातीन और औरतें नज़र आया करती हैं। और एक तरह से हम सब मोहल्ले वालों को, ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी वालों को इस तरह की बातों की या इस तरह के वाक़यात की आदत हो चुकी है। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं आपको स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।